हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2025 की साउथ कोरियन मूवी जिसका नाम है नॉकटर्नल। और ये कहानी थोड़ी मिलती जुलती द प्लॉट जैसी है। और थैंक यू फॉर 670 सब्सक्राइबर्स के लिए। ऐसे ही हमें हमेशा सपोर्ट करते रहना और हम भी आपके लिए न्यू वीडियोस लाते रहेंगे। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका कि नाम मिंटा होता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो गुस्से में कहीं तो जा रहा था। और फिर हमें इस मूवी का टाइटल दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हम और एक आदमी को देखते हैं जिसका कि नाम सोक्टी होता है। सोक्टी जल्दी में एक घर से भागकर अपनी कार में आकर बैठता है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। फिर सोक्टी मिंटा को कॉल करने लगता है क्योंकि मिंटा सोक्टी का बड़ा भाई था, पर उस वक्त मिंटा सो रहा होता है, इसीलिए वो सोक्टी का कॉल उठाता नहीं। अभी सोक्टी जल्दबाजी में एक दूसरी कार को अपनी कार ठोक देता है जिसकी वजह से उस कार का साइड मिरर टूट जाता है। तो उस कार में दो आदमी बैठे होते हैं, वो भी एक गैंगस्टर थे। वो सोक्टी के कार का पीछा करने लगते हैं। फिर सोक्टी अपनी कार एक कैरियोके के बाहर रुकाता है और वो एक कैरियोके के अंदर चला जाता है। कैरियोके मतलब जहाँ पर कोई व्यक्ति गाना गा सकता है या अपने फैमिली के साथ जाकर एंजॉय कर सकता है, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ जाकर पार्टीज कर सकता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो जाकर गूगल पे देख लो। खैर, हम आते हैं हमारी मूवी पर। फिर वो दोनों गैंगस्टर उस कैरियोके को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कुछ बिना बोले ही वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि वो कार सोक्टी की थी और वो सोक्टी से नहीं तो सोक्टी के बड़े भाई मिंटा से बहुत ज्यादा डरते थे। और वो कैरियोके मुयंग नाम की एक औरत का होता है और मुयंग बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसकी नजर रूम नंबर 9 पे थी। फिर हम दूसरे सीन में मुयंग को देखते हैं जो कि अपना बैग लेकर कहीं तो जा रही थी। फिर जब मिंटा सुबह उठकर अपने फोन को देखता है तो वो सोक्टी के बहुत सारे मैसेजेस को देखता है और सोक्टी ने उसको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी होती है जिसमें कि वो उसकी हेल्प मांग रहा था क्योंकि उससे कुछ तो गड़बड़ हुई थी और वो उसे अपने घर मिलने के लिए बुला रहा था। फिर वो तैयार होकर सोक्टी के घर जाने के लिए निकलता है, पर पहले वो एक कंपनी में जाता है जहाँ पर मिंटा काम करता था। पर उस कंपनी के खिलाफ अब प्रोटेस्ट चल रही थी क्योंकि उस कंपनी ने बिना वजह ही अपने कुछ वर्कर्स को काम से निकाल दिया था और उनको उनके पैसे भी नहीं दिए थे। फिर मिंटा उस कंपनी में घुस के वहाँ के एक आदमी को बहुत मारता है और उसको चाकू दिखाकर अपने काम के पैसे मांगने लगता है। फिर हम दूसरे सीन में इंस्पेक्टर पार्क एंड सन को देखते हैं जो कि एक लड़के के फोटोज को देख रहे होते हैं और वो एक कंपनी के सीईओ का बेटा होता है और उसको नशे की हालत में बहुत बुरी तरीके से मारा था जिसकी वजह से वो कोमा में था। फिर हम मिंटा को देखते हैं जो कि सोक्टी को कॉल करता है, पर सोक्टी उसका कॉल उठाता नहीं, इसीलिए वो उसको मैसेज कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इंस्पेक्टर पार्क को देखते हैं जिनसे मिलने उनके सीनियर आते हैं और वो इंस्पेक्टर पार्क को 3 दिनों का समय देते हैं उस लड़के के केस को सॉल्व करने के लिए। और उस लड़के के पापा इस केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए बहुत सारे पैसे देने वाले थे और उन्हें वो आदमी चाहिए था जिसने उनके बेटे को बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर इंस्पेक्टर पार्क उन्हें सोक्टी के बारे में बताते हैं क्योंकि उस लड़के के साथ जब ये सब हादसा हुआ तब सोक्टी उसके घर में मौजूद था और हमने ये मूवी के शुरू में भी देखा था कि सोक्टी उस घर से भाग रहा था और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी लग रहा था। तो ये तो फाइनल है कि सोक्टी ने ही उस लड़के को मारा है। तभी इंस्पेक्टर पार्क अपने सीनियर से कहते हैं जब हम सोक्टी को पकड़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। फिर दूसरी तरफ हम मिंटा को देखते हैं जो कि अपने भाई सोक्टी के घर आता है और वो वहाँ पर सामान की तोड़फोड़ देखता है। फिर वो अपने भाई को कॉल करता है पर वो इस बार भी कॉल को उठाता नहीं। तो अब मिंटा को सोक्टी की फिक्र होने लगती है
फिर हम दूसरे सीन में इंस्पेक्टर पार्क को देखते हैं, जो कि सोक्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि सोक्टी एक औरत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहता था और उस औरत के बारे में भी अभी कुछ पता नहीं होता। फिर पार्क को सोक्टी के बड़े भाई मिंटा के बारे में पता चलता है, जो कि पहले एक गैंगस्टर था, पर आप उसने जेल जाने की वजह से ये सारा काम छोड़ दिया था और वो एक कंपनी में काम करता था और वो जेल इसीलिए गया था कि एक दूसरे गैंग के आदमी ने सोक्टी को बहुत मारा था, तो मिंटा ने सीधा उस आदमी की जान ही ली थी। फिर पार्क एंड सन सोक्टी के घर जाते हैं और वो उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। फिर वो उस घर के लैंडलॉर्ड से पूछताछ करने लगते हैं। वो लैंडलॉर्ड उन्हें बताती है कि सोक्टी इस घर में एक औरत के साथ रहता था और उस औरत का नाम था मुयंग। हाँ, वही मुयंग जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। फिर पार्क वहाँ पर एक किताब को देखता है। फिर लैंडलॉर्ड उन्हें बताती है कि सोक्टी मुयंग को बहुत ज्यादा मारता था और वो उसे हमेशा चाकू दिखाकर बहुत ज्यादा डराता था और मोयंग की 8 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। सोक्टी उसको भी बहुत मारता था, इसीलिए मोयंग अपनी बच्ची को अपने फ्रेंड के घर में रखती थी। फिर पार्क लैंडलॉर्ड से पूछता है, सोक्टी को ढूंढते हुए यहाँ पर कोई आया था क्या? लैंडलॉर्ड कहती है, हाँ, उसका बड़ा भाई मिंटा आया था। फिर मिंटा सोक्टी के बॉस चांगमो से मिलने आता है। मिंटा भी पहले चांगमो के ही गैंग में काम करता था, पर उसने उस गैंग को अभी छोड़ दिया था क्योंकि रीजन तो आपको पता ही है, जेल जाने की वजह से। खैर, स्टोरी पर आते हैं। फिर मिंटा चांगमो से सोक्टी के बारे में पूछता है। वो कहते हैं उसने कुछ तो गड़बड़ की होगी और फिर कहीं जाकर छुप गया होगा, ऐसा उसने बहुत बार किया है। फिर मिंटा चांगमो से दूसरे गैंग के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं तुम अब हमारे गैंग में काम नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो उसे किसी से भी पंगा लेने से मना करते हैं क्योंकि वो अब गैंगस्टर नहीं था। पर मिंटा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी उसे एक दूसरा आदमी रोकता है जो कि चांगमो के ही गैंग में काम करता था और वो मिंटा से कहता है तुम्हें सोक्टी को ढूंढना बंद कर देना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ही पहले से हम बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गए हैं। मिंटा कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिंटा एक रेस्टोरेंट में बैठ के जब खाना खा रहा होता है तब उससे मिलने एक लड़का आता है और वो लड़का दूसरे गैंग का मेंबर होता है और वो लड़का वही था जिसकी कार का साइड मिरर सोक्टी ने जल्दबाजी में तोड़ दिया था। फिर मिंटा उस लड़के से सोक्टी के बारे में पूछता है। तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि मैंने सोक्टी को मोयंग के कैरियोकी में कल रात को जाते हुए देखा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह एक लड़की अपने डॉग को मॉर्निंग वॉक पे ले जा रही थी, तभी उसका डॉग वहाँ की एक गंदी सी नाली में जाकर एक डेड बॉडी को चाटने लगता है। फिर सीन मिंटा के ऊपर शिफ्ट होता है। मिंटा को बुलाया जाता है कि ये डेड बॉडी सोक्टी की है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए, और वहाँ पर पार्क एंड सन भी होते हैं। फिर जब मिंटा उस डेड बॉडी के चेहरे से चादर हटाता है तो वो देखता है कि ये तो सोक्टी की ही डेड बॉडी है और उसके गले पर एक निशान होता है। मिंटा सोक्टी की लाश को देखकर अंदर से टूट जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। सोक्टी पहले बहुत मासूम था, वो मिंटा से पूछे बिना कोई काम नहीं करता था और मिंटा ही था जिसने सोक्टी को चांगमो के गैंग में काम करने के लिए कहा था। और इस सब को याद करके मिंटा बहुत ज्यादा उदास होता है। फिर इंस्पेक्टर सन मिंटा से मोयंग के बारे में पूछते हैं पर मिंटा कुछ नहीं बोलता। इंस्पेक्टर पार्क कहते हैं सोक्टी के साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका बदला लेने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुम ऐसा बहुत बार कर चुके हो। पर मिंटा बस इतना ही कहता है कि अगर आपके सवाल खत्म हो गए होंगे तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाकर एक लड़के से मिलता है जिसके साथ उसने पहले भी बहुत बार काम किया था, और वो लड़का भी चांगमो के ही गैंग में काम करता था और उस लड़के का नाम था बियोंग क्यू। फिर मिंटा बियोंग क्यू को अपने साथ कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए कहता है, पर बियोंग क्यू उसे साफ साफ मना कर देता है, तो मिंटा वहाँ से जाने लगता है। तभी बियोंग क्यू उसे पीछे से रोककर कहता है क्या सोक्टी सच में मर गया? मिंटा कहता है हाँ, और फिर मिंटा वहाँ से दूसरे गैंग से मिलने जाता है और वो उस दूसरे गैंग के मेंबर को बहुत ज्यादा मारता है। तभी वहाँ पर और लोग आ जाते हैं तो मिंटा अकेले ही सब लोगों को मार देता है।
तभी वहाँ पर बियोंग क्यू कार लेकर आता है और मिंटा को वहाँ से लेकर जाता है। मतलब आप वो मिंटा के साथ काम करने के लिए मान गया था। दूसरी तरफ पार्क को पता चलता है कि मोयंग के कैरियोकी में ही सोक्टी का मर्डर हुआ है, इसीलिए वो कैरियोकी में आकर छानबीन करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें सोक्टी के खून के धब्बे मिलते हैं। तभी पार्क से मिलने मीन आती है, जो कि एक डिटेक्टिव होती है। फिर सन पार्क को बताते हैं कि मोयंग ने सोक्टी को मारने के बाद उसके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है और वो उनसे कहता है आगे से आपके साथ मीन काम करेगी, क्योंकि सन के पास अब दूसरा केस आया था। फिर पार्क सन से पूछता है मोयंग ने आखिरी बार किसको कॉल किया था। सन कहता है इसके बारे में आपको मीन बताएगी। फिर मीन उन्हें एक राइटर के बारे में बताती है, जिसने की हाल ही में एक नॉवेल लिखी थी और उस नॉवेल की स्टोरी सेम टू सेम मोयंग के लाइफ से मिलती जुलती थी और उस राइटर का नाम होता है रियोंग। फिर मीन और पार्क उस राइटर से मिलने आते हैं। फिर पार्क रियोन से पूछता है जब हमने मोयंग की कॉल हिस्ट्री चेक की तब हमें पता चला कि मोयंग ने तो आखिरी बार आपको कॉल किया था। रियोन कहता है पर उसको तो काफी दिन हो गए। कहता है नहीं, उसने आपको बहुत बार कॉल किया था पर आपने कभी वो उठाया ही नहीं। रियोन उनसे पूछता है पर आप मोयंग के बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो। पार्क उन्हें बताते हैं कि मोयंग ने अपने सोक्टी नाम के बॉयफ्रेंड का बहुत बुरी तरीके से मर्डर कर दिया है और वो अब कहीं गायब हो गई है। फिर पार्क रियोन से पूछते हैं तुम्हारा और मोयंग का रिश्ता क्या था, जहाँ पर रियोन उन्हें बताते हैं कि वो मेरे कुछ लेक्चर्स अटेंड करती थी। फिर पार्क उनसे कहते हैं ठीक है, अगर हमें कुछ आपसे पूछताछ करनी हो तो हम आपको फिर से कांटेक्ट करेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिंटा को देखते हैं, जिससे मिलने एक दूसरा गैंगस्टर आता है और वो उसे गन दिखाकर कहता है तूने मेरे आदमी को क्यों मारा। तब मिंटा उन्हें बताता है कि सोक्टी मर चुका है। वो गैंगस्टर ये सुन के शॉक हो जाता है और कहता है किसने और उसको कैसे मारा। मिंटा कहता है इसका जवाब तुम दोगे। मिंटा को ऐसा लग रहा था कि उस गैंगस्टर ने सोक्टी को मारा है दुश्मनी के चलते, पर वो गैंगस्टर साफ साफ मना कर देता है और कहता है इसके बारे में तुम्हें मोयंग से ही पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि वही तो हमेशा उसके साथ रहती थी। फिर जब रात को रियोंग अपने घर आता है तब वो मोयंग की रिकॉर्ड की हुई बातें सुनने लगता है। हाँ, जब भी वो मोयंग से मिलता था तब मोयंग उसे अपने लाइफ के बारे में बताती थी और तब वो मोयंग की बातें रिकॉर्ड करता था और इसीलिए उसके नॉवेल में जो कैरेक्टर थी वो इतनी मोयंग की लाइफ से मिलती जुलती थी। उस रिकॉर्डिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि मोयंग सोक्टी को मारना चाहती थी, क्योंकि वो उसके टॉर्चर से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर रियोन अपने और मोयंग के एक इंसिडेंट को याद करता है कि जब वो दोनों एक कैफे में मिले थे तब मोयंग ने उन्हें बताया था कि उसने अपने घर से भागने की कोशिश की थी। तब मिंटा ने उसे पकड़ के फिर से सोक्टी के हवाले कर दिया था और तब सोक्टी ने उसको बहुत पीटा था। और फिर वो उन्हें बताती है और जब तक सोक्टी मर नहीं जाता तब तक वो इस पिंजरे से आजाद नहीं हो पाएगी। और यही बातों को याद करके रियोन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। मिंटा बियोंग क्यू को मोयंग के कैरियोकी में जाकर पूछताछ करने के लिए कहता है और वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहाँ पर बियोंग क्यू आता है और वो उसे बताता है कि ये कंफर्म है कि सोक्टी का मर्डर कैरियोकी में ही हुआ है और पुलिस वालों को मोयंग पर शक है क्योंकि वो गायब है। तभी रियोन भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ के एक लेडी से मोयंग के बारे में पूछता है, क्योंकि वो लेडी मोयंग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। रियोंग को मोयंग के बारे में पूछताछ करता हुआ देखकर मिंटा को उस पर शक होता है। वो लेडी कहती है अभी मैं मोयंग के बारे में आपको इतना कुछ बता नहीं सकती। रियोन फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे वो लेडी आकर उसे साइड में लेके जाती है और उसे कुछ तो बताती है और उन दोनों में क्या बात होती है इसके बारे में हमें कभी भी मूवी में नहीं बताया गया। और मिंटा भी अपने कार से उन दोनों को बात करते हुए देखता है। फिर रियोन मोयंग के घर आ जाता है, वो भी पीछे के दरवाजे से, और उसे आते हुए लैंडलॉर्ड भी देखती है। फिर वो मोयंग के घर में घुस के उसके सामान की तलाशी लेने लगता है। तभी वहाँ पर मिंटा आता है जो कि उसका पीछा कर रहा था। मिंटा उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब रियोन उसे बताता है कि मेरी फ्रेंड यहाँ रहती थी पर अब वो मेरा फोन नहीं उठा रही, इसीलिए मैं उसको देखने आया था। मिंटा उससे पूछता है पर तुम मोयंग को कैसे जानते हो। तब रियोन वहाँ से जाने लगता है। तभी मिंटा उसका गला पकड़कर उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। तभी वहाँ पर उस घर की लैंडलेडी आती है जिसने कि इंस्पेक्टर पार्क को भी बुलाया होता है।
फिर इंस्पेक्टर पार्क उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं, जहाँ पर रियोन उसको बताता है कि मुयंग मेरी फ्रेंड थी और मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं उसके घर गया था। तभी इंस्पेक्टर पार्क रियोन से उसके नॉवेल के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, तुम्हारी नॉवेल की कहानी मोयंग की लाइफ से इतनी मिलती जुलती कैसे है? कहीं तुमने ही तो मोयंग की मदद तो नहीं की उसके बॉयफ्रेंड को मारने में? मिंटा भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। तभी रियोन कहता है, आप गलत समझ रहे हो, आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करो इस केस में। तभी पार्क उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर बाहर आने के बाद मिंटा रियोन से पूछता है, अंदर किस नॉवेल के बारे में बात चल रही थी? रियोन कहता है, वो मेरी एक नॉवेल के बारे में बात कर रहे थे। वैसे मुझे तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं पता। और वो वहाँ से जाने लगता है। बियोंग क्यू अपनी कार लेकर आता है और वो मिंटा को वहाँ से लेके जाता है। फिर मिंटा मोयंग के घर जाकर उस किताब को पढ़ने लगता है। फिर मिंटा उस नॉवेल के राइटर के मतलब रियोन के बारे में जानने के लिए एक लड़के को बुलाता है, जो कि रियोन के हर एक लेक्चर को अटेंड करता था और उस नॉवेल का नाम था नॉकटर्नल, जो कि इस मूवी का भी नाम है। फिर मिंटा उस लड़के से पूछता है, लेक्चर के दौरान उस राइटर ने कभी ये बताया है क्या कि इस नॉवेल में जो भी उसने लिखा है ये सब उसके खुद के अनुभव है? वो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता, पर हाँ वो नॉवेल की कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे कि ये सब उसके आंखों के सामने हुआ है। फिर मिंटा अपने एक फ्लैशबैक को याद करता है कि जब वो एक दिन सोक्टी के घर गया था तब सोक्टी मोयंग को बहुत मार रहा था। तब मिंटा बाहर ही कुछ पैसे रख कर वहाँ से चला जाता है। फिर मिंटा डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके मोयंग को ढूंढेगा और इसीलिए वो उसके विलेज जाने लगता है। दूसरी तरफ रियोन मोयंग के विलेज में आकर मोयंग के भाई से मिलता है, जहाँ पर मोयंग के भाई ने भी रियोन की उस किताब को पढ़ा था जिसमें कि उसका भी जिक्र किया था। मोयंग का भाई रियोन से कहता है, तुम हमेशा मोयंग को झूठी उम्मीदें देते थे कि अगर वो सोक्टी को मार देगी तो वो अपनी जिंदगी आजाद होकर जी पाएगी। तब रियोन उससे मोयंग के बारे में पूछता है। तब मोयंग का भाई कहता है, जब मेरी बहन को जरूरत थी तब उसके साथ कोई नहीं था, पर जब से सोक्टी का मर्डर हुआ है तब से सब उसको पागल के जैसे ढूंढ रहे हो, प्लीज उसे उसके हाल पर छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जब वो अपने घर आता है तब पहले से ही उसके घर में मिंटा छुपा हुआ था। फिर मिंटा उसके सामने आकर उससे मोयंग के बारे में पूछता है, तो वो कहता है, मुझे नहीं पता, पर अच्छा होगा अगर उसने तुम्हारे भाई को मारा है तो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो मेरी बहन मर जाती। तो मिंटा गुस्से में उसके नाक पर एक घूसा मार देता है और मोयंग की बेटी की फोटो दिखाकर कहता है, ठीक है सोक्टी के बारे में नहीं तो मोयंग की बच्ची के बारे में ही सोचकर बता दो कि मोयंग कहाँ छुपी हुई है। पर मोयंग का भाई तब कुछ बोलता नहीं, तो मिंटा वहाँ से चला जाता है। फिर सुबह मिंटा मोयंग के एक फ्रेंड से मिलने जाता है, जिसके की घर में मोयंग हमेशा अपनी बच्ची को रखती थी। फिर वो उससे मोयंग के बारे में पूछता है, तो वो उससे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है। फिर मिंटा उस रेस्टोरेंट में जाकर उस रेस्टोरेंट की ओनर से मोयंग के बारे में पूछता है। वो लेडी कहती है, मुझे इस औरत के बारे में कुछ नहीं पता, पर वो लेडी और उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। तभी मिंटा एक लड़की को देखता है जो कि दूसरे दरवाजे से उस रेस्टोरेंट में आती है। तब मिंटा को ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर मोयंग छुपी हुई है, इसीलिए वो उस जगह को देखने जाता है। फिर से जब वो उस रेस्टोरेंट में आता है तो वो वहाँ के एक टेबल को नोटिस करता है जिसमें कि सारा का सारा खाना वैसे ही पड़ा हुआ था। और फिर मिंटा समझ जाता है कि उसी टेबल पर मोयंग और उसकी बच्ची बेटी थी, जो कि अब वहाँ से चले गए होते हैं। फिर मिंटा उन दोनों को ढूंढने के लिए उस रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है, पर तब तक मोयंग अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से बहुत दूर चली गई थी। फिर मिंटा एक गैस सिलेंडर लेकर उस रेस्टोरेंट में आता है और उस रेस्टोरेंट की डोर विंडोज ये सब बंद कर देता है। उस रेस्टोरेंट की ओनर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, तुम मोयंग को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ते, वो ऐसी ही बहुत खुश है। पर मिंटा बस उनसे मोयंग के बारे में ही पूछता है। वो लेडी कहती है, उसने मुझे बताया था कि वो अपने एक खास फ्रेंड से मिलने जाने वाली है। फिर दूसरे सीन में हम बस में मोयंग को देखते हैं, जो कि अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से दूर जा रही थी, जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि सोक्टी के मर जाने के बाद भी वो पूरी तरीके से आजाद नहीं हुई थी और उल्टा उसको बहुत सारे लोग ढूंढ रहे थे। फिर मिंटा एक लाइब्रेरी में आता है और वो उसी लड़के से मिलता है जो कि रियोन के हर एक लेक्चर को अटेंड करता था। फिर मिंटा उस लड़के से रियोन के नॉवेल की फीमेल लीड के बारे में पूछता है। वो लड़की अपने पति को मारने के बाद कहाँ चली जाती है, वो लड़का उसे बताता है। फिर वो फीमेल लीड अपने पति को मारने के बाद कोरिया छोड़ के चली जाती है
मिंटा उससे पूछता है पर अगर किसी वजह से वो कोरिया छोड़ के नहीं गई तो? वो लड़का कहता है तो वो फीमेल लीड उसके पति से मिलने से पहले जहाँ पे रहती थी वो वहाँ जाएगी। तभी मिंटा को याद आता है कि मुयंग अपने फ्रेंड के घर में रहती थी और उसका एक रेस्टोरेंट था। दूसरी तरफ मुयंग के कैरियोकी में मिन एंड पार्क को मुयंग एंड रियोन की कैफे वाली रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें कि मुयंग ने मिंटा का भी जिक्र किया था और कहा था सोक्टी के मर जाने के बाद तुम्हें लगता है मिंटा मुझे आसानी से जीने देगा। फिर मिंटा एंड रियोन की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहती है, तभी वो मुयंग तक पहुंच पाएंगे। फिर हम मिंटा एंड बियोंग क्यू को देखते हैं। बियोंग क्यू मिंटा से पूछता है अगर मुयंग ने सोक्टी को मारा होगा तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मिंटा कहता है मैं उसको भी मार डालूंगा। फिर मिंटा मुयंग के फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है। फिर मिंटा उस रेस्टोरेंट में आकर सीधा मुयंग को ढूंढने लगता है पर उसे मुयंग कहीं भी नहीं मिलती। फिर वहाँ की लेडी उसके पास ऑर्डर लेने के लिए आती है। तभी मिंटा उनसे मुयंग के बारे में पूछता है। वो लेडी अनजान बनने की कोशिश करती है और कहती है मैं मुयंग नाम की किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ पर दो आदमी होते हैं जो कि मिंटा के साथ फाइट करने जाते हैं, पर मिंटा उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसमें से एक की तो आँख फोड़ देता है। और ये देखकर उस रेस्टोरेंट में जो लेडी होती है वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। तभी उस रेस्टोरेंट में रियोन आता है मुयंग को ढूंढते हुए। उसको देखकर मिंटा हैरान हो जाता है। तभी उस रेस्टोरेंट की लेडी मुयंग को मैसेज करती है कि मिंटा और रियोन यहाँ पर आ गए हैं। मतलब उसने मुयंग को अपने घर में छुपा के रखा था और उसे मुयंग को मैसेज करते हुए रियोन भी देखता है। फिर मिंटा रियोन से पूछता है तुम्हारी नॉवेल में मुयंग ने ही मेरे भाई को मारा है, ऐसा क्यों? रियोन कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारा भाई मुयंग और उसकी बच्ची के साथ क्या करता था? तभी वहाँ पर काम करने वाली एक औरत आती है और वो उस रेस्टोरेंट की लेडी से पार्टी मांगने लगती है मुयंग वापस आने के कारण। पर रेस्टोरेंट की लेडी उसे चुप बैठने के लिए कहती है। पर उन दोनों को मुयंग के बारे में बात करता हुआ देखकर मिंटा समझ जाता है कि इसी रेस्टोरेंट की लेडी ने मुयंग को छुपा के रखा है। फिर मिंटा उसके पास आकर उससे पूछता है मुयंग कहाँ है? उस रेस्टोरेंट की लेडी कहती है मैंने उसे अपने घर में छुपा के रखा है। फिर मिंटा उस लेडी को लेकर उसके घर जाने लगता है। दूसरी तरफ रियोन अभी जो औरत आई थी उससे पूछता है तुम्हारे फ्रेंड का घर कहाँ है? वो औरत कहती है रेस्टोरेंट के ऊपर वाले फ्लोर में। रियोन जब रेस्टोरेंट की ओनर के घर पे जाके देखता है तो वहाँ पे मुयंग नहीं होती। मतलब मुयंग मैसेज करने के तुरंत बाद वहाँ से निकल चुकी थी। दूसरी तरफ मिंटा भी समझ चुका था कि उस रेस्टोरेंट की लेडी ने उसे गलत एड्रेस बताया है। उल्टा वो तो एक पुलिस वाले का घर होता है। और फिर मिंटा उस पुलिस वाले को गुस्से में बहुत बेरहमी से मार डालता है। फिर हम बियोंग क्यू को देखते हैं जो कि मिंटा की हर एक खबर चांगमो तक पहुंचाता था और उसे मिंटा के साथ काम करने के लिए चांगमो ने ही कहा था। दूसरी तरफ रियोन को भी पता चल जाता है कि मुयंग बस स्टॉप के यहाँ पर गई है, इसीलिए वो बस स्टॉप के यहाँ पर जाने लगता है, जिसे कि मिंटा भी देखता है और वो भी उसके कार का पीछा करने लगता है। तभी मिंटा के कार के सामने एक दूसरी कार आती है और उसमें से वही आदमी बाहर निकलता है जिसकी कि मिंटा ने कुछ समय पहले आंख फोड़ी थी। वो अपनी गैंग को लेकर आया था मिंटा को मारने के लिए। फिर मिंटा कार की विंडो खोल के उस आदमी की सिर को पकड़ता है और एक रॉड से बहुत जोर से मारता है और फिर वो उस आदमी को बाहर फेंक देता है और बियोंग क्यू को कार फास्ट चलाने के लिए कहता है। फिर दूसरे सीन में हम मुयंग को देखते हैं और आप यहाँ सोक्टी के साथ उस रात क्या हुआ था इसका असली राज खुलते हैं। उस रात जब सोक्टी मुयंग के कैरियोकी में आया था तो वो चांगमो से मिलने आया था, न कि मुयंग से, और वो दोनों रूम नंबर 9 में बैठ के बात कर रहे थे जहाँ पर सोक्टी उन्हें उस कंपनी के सीईओ के बेटे के बारे में बताता है और कहता है मैंने उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा है क्योंकि वो लड़का मुयंग के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तभी चांगमो को किसी का तो कॉल आता है और फिर वो बाहर आकर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर सोक्टी के पास जाते हैं और मुयंग ये सब बाहर से देख रही थी और इसीलिए मुयंग बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और ये सीन हमने मूवी की शुरू में भी देखा था। फिर चांगमो सोक्टी के पास जाकर वो स्क्रू ड्राइवर उसके गले में घुसाते हैं और फिर उसे तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। तभी मुयंग भी रूम नंबर 9 के पास जाने लगती है तो चांगमो बाहर आकर उसे कैरियोकी बंद करने के लिए कहते हैं और फिर उसको 2 ऑप्शन देते हैं कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ या फिर सोक्टी के पास।
और इसीलिए वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से दूर भाग रही थी। फिर सीन आता है प्रेजेंट में। फिर रियोन, मिंटा, इंस्पेक्टर पार्क एंड मीन बस स्टॉप के यहाँ पर आकर मुयंग को ढूंढने लगते हैं। मिंटा और रियोन को फाइनली मुयंग और उसकी बच्ची मिल जाती है, पर वो उसके पास जाते तब तक बियोंग क्यू वहाँ पर आकर मुयंग के पेट में चाकू से वार करता है, जिससे मुयंग नीचे गिर जाती है। और बियोंग क्यू को ये सब करने के लिए चांगमो ने कहा था। फिर मिंटा बियोंग क्यू का पीछा करने लगता है। तभी बियोंग क्यू अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर मिंटा भी एक टैक्सी से उसका पीछा करने लगता है। फिर आगे जाते ही उन दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर मिंटा अपनी कार से कैसे तो करके बाहर आता है और बियोंग क्यू को पकड़ के पूछने लगता है कि तूने मुयंग को क्यों मारा। बियोंग क्यू उसकी माफी मांगता है और फिर बियोंग क्यू की डेथ हो जाती है। और फिर मिंटा भी समझ जाता है कि यह सब उसने चांगमो के कहने से किया है। दूसरी तरफ मुयंग को भी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और रियोन बस उसके एम्बुलेंस को जाते हुए देखता है, पर वो उसके एम्बुलेंस के पीछे नहीं जाता क्योंकि वो भी समझ चुका था कि मुयंग अब उससे दूर रहना चाहती है। मिंटा भी मुयंग को उसके हाल पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मूवी की शुरू वाला सीन दिखाया जाता है। मिंटा चांगमो के कुछ खास आदमियों को मार डालता है और फिर चांगमो के पास आके उसे सोक्टी के पैरों के बारे में पूछता है। चांगमो कहता है, तुमने उसकी शक्ल देख ली ना, तो पैरों की क्या जरूरत है। फिर मिंटा अपनी रॉड उठाकर चांगमो को भी बहुत बुरी तरीके से मार डालता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।